गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में नोस्टॉक चल रहा है, तो नोस्टॉक के बारे में हम आज जानेंगे, उसकी कॉलोनी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी। ठीक है, वैसे तो हम कॉलोनी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो मालाकार कोशिकाएं होती हैं, बीड लाइक सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, और भिन्न भिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाओं या तंतुओं का एक तरह का क्या बनता है, समूह बनता है। तो देख लेते हैं किस तरह से कॉलोनी नोस्टॉक की होती है एक बार फिर से। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें मालाकार कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। जैसे एक तंतु है तो इस प्रकार से इसके अंदर मालाकार कोशिकाएं होती हैं, और एक कोशिका कैसी होती है, इनसे अलग होती है, जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये जो है ये नोस्टॉक की कॉलोनी है। कल भी हमने ये कॉलोनी बनाई थी। ये नोस्टॉक कॉलोनी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार। नोस्टॉक कॉलोनी का डायग्राम बनाइए, इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसकी कॉलोनी होती है। ठीक है, अब देखिए कॉलोनी में जो कोशिकाएं हैं वो मालाकार आपको दिखाई देंगी। माला के जो मोती होते हैं उस तरह की कोशिकाएं हैं, इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगी। कॉलोनी के बाहर की ओर एक आवरण सा होता है, ये एक तरह की मैट्रिक्स होती है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। और जो कॉलोनी के जितने भी तंतु हैं वो इस म्यूसिलेजिनस आधात्री में धसे हुए रहते हैं। ठीक है, इससे परिबद्ध रहते हैं और इसमें धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है। क्लियर? और देखिए प्रत्येक तंतु के बाहर अपना एक म्यूसिलेजिनस आवरण भी पाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। इस तरह से कॉलोनी के बाहर जो है इसका एक तंतु का अपना एक खुद का आवरण होता है। इसीलिए देखिए इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। लेकिन नोस्टॉक को हम फिलामेंट नहीं कह रहे थे, उसको हम ट्राइकोम कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो उसके बाहर की ओर एक श्लेष्मिक आवरण होता है वो काफ़ी महीन होता है, इसलिए वहाँ पर नोस्टॉक को तो यहाँ पर कहेंगे हम फिलामेंट। और जो कि साइनो जो ओसिलेटोरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। ये ट्राइकोम और फिलामेंट में अंतर भी है और दोनों के उदाहरण भी हैं। फिलामेंट क्या है, नोस्टॉक है, जबकि ट्राइकोम क्या है, ओसिलेटोरिया है। फिलामेंट उसको कहते हैं जिसमें तंतु के चारों ओर या तंतु के बाहर की ओर सुस्पष्ट श्लेष्मिक आवरण होता है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, जब देखेंगे तो ये सुस्पष्ट आवरण हमें दिखाई देगा। लेकिन ट्राइकोम में ऐसा नहीं होता है। ट्राइकोम में आवरण तो होता है लेकिन इतना महीन होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, ट्राइकोम का भी हिंदी अर्थ क्या होता है, तंतु होता है, जबकि फिलामेंट का भी हिंदी अर्थ तंतु ही होता है। अब देखिए ये है कोशिका में इसके जो अंदर की ओर जो भाग मैं बना रहा हूँ, ये टिक मार्क्स, ये वास्तव में क्या है, ये साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल है, जो कि इनमें भोजन की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, प्रोटीन की बनी कणिकाएं होती हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, प्रोटीन कणिकाओं के रूप में होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर ये सामान्य कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इसकी कॉलोनी। इसके अलावा जो ये वाली कोशिकाएं हैं, जो कि थोड़ी मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं,
इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं हैं जो कि नोस्टॉक के तंतुओं में इंटरकैलरी पोजीशन पर पाई जाती है, यानी कि कोशिका मध्यस्थ होती है, सामान्य कोशिकाओं के बीच बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई हेटेरोसिस्ट कोशिका। अब इसको हम नामांकित कर देते हैं, तो ये है म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स कहेंगे। ये इंडिविजुअल शीथ हो गई है, इंडिविजुअल शीथ। क्लियर? इसके बाद जो है ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल है जो कि भोजन कण होते हैं, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। ये वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट, और ये हेटेरोसिस्ट में पोलर नोड्यूल है। क्लियर? इस प्रकार से देखते हैं हम, नोस्टॉक की कॉलोनी आपके सामने है। तो देखिए इसमें मालाकार कोशिकाओं की भिन्न भिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाओं या तंतुओं का समूह निवय बनाता है। मालाकार कोशिकाओं की भिन्न भिन्न लंबाई, तो तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न है। जैसे ये तंतु काफ़ी लंबा है जबकि ये छोटा है, ठीक है, ये इससे छोटा है, और ये 2 नंबर का ये वाला रहा। तो इसमें तंतुओं की लंबाई अलग अलग होती हैं और ये सब मिलकर के एक क्या बनाते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। प्रत्येक तंतु एक श्लेष्मिक आवरण से घिरा रहता है। इस तरह से देखिए आप, प्रत्येक तंतु के बाहर एक श्लेष्मिक आवरण है। श्लेष्मिक आवरण तंतुओं के आवरण से मिलकर बनता है। जो कि बाहर का श्लेष्मिक आवरण है वो इन तंतुओं के आवरण से मिलकर ही बनता है। तो श्लेष्मिक संरचना एक पेलिकल नुमा झिल्ली से बंधी रहती है बाहर की ओर, यानी ये वाला जो एक बाहर की जो पेलिकल है, ये पेलिकल, ठीक है, इससे ये बाहर नहीं जा सकती। इस तरह से एक झिल्ली सी होती है चारों तरफ, पेलिकल झिल्ली उसको कहते हैं। जो छोटी निवेह हैं, छोटी कॉलोनियाँ, वो कैसी हैं? वो तरुण कॉलोनी मानी जाती है, किंतु जो मैच्योर कॉलोनी है वो बड़ी होती है, और कई बार एक कंपाउंड कॉलोनी भी बन जाती है। यानी कि इस तरह की कॉलोनियाँ अगर एक साथ बहुत सारी समूह में आ जाए तो उसको हम कंपाउंड कॉलोनी कहते हैं। अब तंतु देखिए, तंतु की संरचना कैसी होती है। तो तंतु जो है इसके अंदर मुड़े हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। मुड़े हुए होते हैं, मोलिनीफॉर्म होते हैं, मालाकार होते हैं, और इंटरट्विन्ड होते हैं, यानी कि अंतर्ग्रंथित होते हैं। जो इसके अंदर तंतु जो है वो कैसे हैं? तंतु मोनिलीफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? मालाकार, पहली बात तो ये। और इंटरट्विन्ड होते हैं। इंटरट्विन्ड का मतलब होता है तंतु इंटरट्विन्ड, यानी अंतर्ग्रंथित होते हैं। यानी जैसे ये तंतु जो है इन दोनों तंतुओं में गुंथा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से तंतु आपस में गुंथे हुए रहते हैं, और तंतु निवय की परिधि पर सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। अगर ये परिधि की बात की जाए तो यहाँ पर ये सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं। साथ ही साथ देखिए प्रत्येक तंतु अंडाकार और गोल कोशिकाओं से बना होता है। अंडाकार कोशिकाएं भी हो सकती हैं या फिर गोल कोशिकाएं भी हो सकती हैं, और एंड टू एंड यानी कोशिकाएं जो हैं एंड टू एंड जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तंतु में कुछ ऐसी जगह जहां पर रंगहीन और रिक्त दिखाई देने वाली डोलकाकार कोशिकाएं होती हैं। ये जो हैं रिक्त कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होगी, ये डोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो कि सामान्य कोशिकाओं से बड़ी होती है और मोटी भित्ति वाली होती हैं। मोटी भित्ति होती है हेटेरोसिस्ट के बाद। कभी कभी जो है हेटेरोसिस्ट शीर्षस्थ भी होता है। जैसे अगर हम नोस्टॉक की एक जाति की बात करें, शीर्षस्थ हेटेरोसिस्ट किसमें होता है? तो ये पाया जाता है नोस्टॉक लिंकिया में, ठीक है। वैसे नोस्टॉक की सभी जातियों में इंटरकैलरी होता है, परंतु शीर्षस्थ हेटेरोसिस्ट भी होता है। शीर्षस्थ में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये बीच में ना होकर के कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है, यानी शीर्ष भाग पर यहाँ पर हेटेरोसिस्ट होगा,
और उस हेटेरोसिस्ट में एक ही पोलर नोड्यूल होता है। क्लियर? अब देखिए, इन तंतुओं में कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां पर विशेष परिस्थितियों में एकाइनीट का निर्माण होता है। एकाइनीट क्या होते हैं? एकाइनीट मोटी भित्ति वाले संचित भोज्य पदार्थ युक्त बड़े बीजाणु होते हैं जो कि प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिरोधी का मतलब है प्रतिकूल कंडीशन में अपने आप को जीवित रखते हैं। प्रत्येक आवरण जो है वो प्रत्येक तंतु श्लेष्मिक आवरण से ढका रहता है और आवरण युक्त तंतु को हम क्या कह रहे हैं? फिलामेंट कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कोशिका संरचना में। तो कोशिका संरचना वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये इस प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये इसका मैट्रिक्स है कोशिका का, जो कि 2 भागों में बटा होता है। ये है कोशिका। तो सेंट्रोप्लाज्म जो सेंटर में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, और जो परिधि पर होता है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटोप्लाज्म। इसको हम क्रोमेटोप्लाज्म कहेंगे। ये सेल वॉल होती है, इसके अंदर साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल होता है और न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड जो है उसको केंद्रकाभ कहते हैं, क्योंकि बिना आवरण का जो केंद्रक होगा उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, देखिए नोस्टॉक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जो कि ये सेल वॉल है ये किसकी बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड की। ये आपको याद रखना है, जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर कोशिका भित्तियाँ किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीव द्रव्य इनका कोशिका के अंदर जो आप जीव द्रव्य देख रहे हैं वो कैसा है? जीव द्रव्य साइनोफाइशियन कोशिका के समान होता है। बाहरी भाग तो क्रोमोप्लाज्म या क्रोमेटोप्लाज्म कहलाता है, जबकि भीतर वाला जो रंगहीन भाग है, ये जो बीच वाला भाग जो है वो रंगहीन होता है, बाहर वाला कलर्ड होता है, इसलिए क्रोमेटोप्लाज्म। अंदर वाला जो भाग है सेंटर वाला वो रंगहीन होता है, उसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जो कि कोशिका के मध्य भाग में अनावरित होता है। ये वाला जो है ये सेंट्रोप्लाज्म में होता है डीएनए। ठीक है, और अनावरित का मतलब नग्न डीएनए पाया जाता है। नग्न डीएनए को हम क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो क्रोमेटोप्लाज्म की पटलिकाएं होती हैं, यानी जो बाहर का ये क्रोमेटोप्लाज्म है या क्रोमोप्लाज्म है, उसके अंदर क्रोमेटोप्लाज्म की पटलिकाएं होती हैं। वहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और साथ ही साथ उनमें उपस्थित फाइकोबिलिसोम होते हैं। यहाँ पर फाइकोबिलिसोम होते हैं किनारे पर, परिधि पर। उन फाइकोबिलिसोम में सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन ये वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमोप्लाज्म है उसमें ही साइनोफाइशियन स्टार्च होती है। बाहर का जो भाग है क्रोमोप्लाज्म, उसके अंदर ही साइनोफाइशियन स्टार्च और प्रोटीन प्रकृति की साइनोफाइशियन कणिकाएं भी पाई जाती हैं। साइनोफाइशियन स्टार्च कम होती हैं, जबकि कणिकाएं जो प्रोटीन से बनी हुई हैं वो अधिक होती हैं। क्लियर? आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो पहला जो रिप्रोडक्शन का भाग है उसमें देखिए, पहला हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन द्वारा। नंबर 1 क्या है? फ्रेगमेंटेशन, यानी जो विखंडन है उसके द्वारा इनमें जनन होता है। क्या होता है कि जब बाहरी आघात लगते हैं या जल में होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप ये इस तरह की बड़ी कॉलोनियाँ छोटी छोटी कॉलोनियाँ या टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं। फिर एक टुकड़ा, जैसे यहाँ से ये टुकड़ा अलग हो गया है तो ये अलग हुआ टुकड़ा फिर आगे नई कॉलोनी का विकास कर लेता है। ठीक है, वृद्धि इनमें वैसे ही होती है जैसे ओसिलेटोरिया में बताई थी मैंने आपको, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। दूसरा जो है हार्मोगोन द्वारा, दूसरा रिप्रोडक्शन कायिक विधि से है वो है हार्मोगोन द्वारा। तो हार्मोगोन कैसे बनते हैं? देखिए नोस्टॉक में हार्मोगोन बनना एक बहुत ही सामान्य घटना मानी जाती है। देखिए कहाँ पर बनते हैं ये? जो कि ये वाले
भाग है, यानी कि जहाँ पर हेटेरोसिस्ट कोशिका और एक सामान्य कोशिका, यहाँ पर होर्मोगोन साइट होती है, ठीक है, ये होर्मोगोन साइट है। तो यहाँ से क्या होता है कि कई बार तंतु जो है वो खंडित हो जाता है। इन दोनों कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर कोशिका, जो सामान्य कोशिका है, वो खंडित हो जाती है और छोटे छोटे भाग बना लेती है, छोटे छोटे बीजाणु बना लेती है, उनको होर्मोगोन कहते हैं। और ये होर्मोगोन फिर इस श्लेष्मिक आवरण से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद इस तरह की नई कॉलोनी का धीरे धीरे विकास कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरा जो प्रकार है, ये दूसरा है होर्मोगोन्स द्वारा और तीसरा है एकाइनीट द्वारा। अब एकाइनीट्स द्वारा कैसे होता है? देखिए, एकाइनीट्स को कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये अलैंगिक जनन की विधि है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है ये, ठीक है। तो एकाइनीट्स द्वारा कुछ परिस्थितियों ऐसी होती हैं नोस्टॉक के लिए जो कि प्रतिकूल होती है। तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में देखिए, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, ये जो नॉर्मल जो एक तंतु है, इसमें क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों के इतर अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है तो इसकी जो सामान्य कोशिका है उसमें संचित भोज्य पदार्थ बढ़ जाता है, यानी ये अपने भोज्य पदार्थ को संचित कर लेती है और अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेती है, ठीक है। इस तरह से ये मोटी भित्ति बना लेगी, इसके अंदर भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में है और ये मोटी भित्ति वाली होती है, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है और इसको अब हम क्या कहते हैं? एकाइनीट कहते हैं, ठीक है, एकाइनीट कहते हैं इसको हम। अब ये बनती तो प्रतिकूल परिस्थितियों में है और प्रतिकूल परिस्थितियों का ये सामना भी करती है, अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए रखती है। जल की कमी और उच्च तापमान की उपस्थिति में भी ये भी अपने आप को बनाए रखती है और जब इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये एकाइनीट अंकुरित होकर नोस्टॉक का नवीन तंतु बना लेता है, यानी कि ये अंकुरित हो जाता है और इधर से जैसे ये इधर से ही क्या कर लेगा, एक तंतु बना लेगा इस तरह से, ठीक है। तो कॉलोनी में इस तरह से तंतुओं की संख्या एकाइनीट द्वारा बढ़ जाती है, क्लियर। चौथा आता है इसमें हेटेरोसिस्ट द्वारा। हेटेरोसिस्ट द्वारा वैसे देखिए कुछ वैज्ञानिक इसमें ये कहते हैं कि अपवाद स्वरूप क्या होता है, हेटेरोसिस्ट कभी कभी क्रियाशील हो जाते हैं और नोस्टॉक के नए तंतु बना लेते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। नंबर 5 है अंतः बीजाणुओं द्वारा। नंबर 5 है बाई एंडोस्पोर, ठीक है, अंतः बीजाणुओं द्वारा। तो अंतः बीजाणुओं द्वारा कैसे होते हैं? तो ब्रॉन्ज और स्पार्ट 1910 और 11, ब्रॉन्ज एंड स्पार्ट 1911, ये है 1910। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एंडोस्पोर द्वारा भी जनन होना बताया है, किसमें? हेटेरोसिस्ट में। और ये बताया है कि कुछ जातियां जैसे नोस्टॉक कैम्यूनी और नोस्टॉक कैम्यूनी और नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम, ये ऐसी जातियां हैं जिनके अंदर एंडोस्पोर का निर्माण होता है। तो देखिए एंडोस्पोर बनता कब है कि जैसे ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है, हमने इसको मान लिया हेटेरोसिस्ट कोशिका, ठीक है। जैसे ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है तो इस हेटेरोसिस्ट कोशिका में इसकी अंतर वस्तुएं जो कि परिधि पर होती हैं वो विभाजित होकर के इस तरह से क्या बना लेती हैं, छोटे छोटे खंड बना लेती हैं और इन खंडों को अब क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। और ये इस भित्ति से अलग होकर बाहर आ जाती है और अनुकूल परिस्थितियों में नए तंतु का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नोस्टॉक जो है उसके अंदर कायिक जनन होता है और अगर आप अलैंगिक जनन को शामिल करना चाहें नोस्टॉक में तो आप बता सकते हैं कि हेटेरोसिस्ट द्वारा एकाइनीट द्वारा इनके अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो एक बार देखिए 5 मिनट में मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि नोस्टॉक जो है वो एक कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कॉलोनी में अलग अलग आकार के अलग अलग लंबाई के तंतु होते हैं। प्रत्येक तंतु एक श्लेष्मिक आवरण से घिरा हुआ होता है।
सभी तंतुओं के बाहर भी एक श्लेष्मिक आवरण होता है जिसे म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स कहते हैं या म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। ये सभी तंतु इसी आवरण में परिबद्ध या धसे हुए रहते हैं। तंतु में जो ये तंतु पेलिकल जो है ये श्लेष्मिक आवरण के बाहर की ओर एक झिल्ली होती है जो कि श्लेष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह से एक झिल्ली टाइप होती है, ये इसे पेलिकल कहते हैं। ये महीन झिल्ली होती है। जो श्लेष्मिक आवरण है उसमें तंतु संख्या में 5-6 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तंतु अलग अलग आकार के होते हैं। एक तंतु में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सामान्य कोशिकाएं जो कि गोलाकार कोशिकाएं हैं, डोलकाकार कोशिकाएं जो कि हेटेरोसिस्ट हैं। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट और जो गोलाकार कोशिकाएं यानी सामान्य कोशिकाएं, इस तरह से 2 प्रकार की इसके अंदर कोशिका होती है। जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो अपने आप एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ये जुड़ी रहती हैं। और हेटेरोसिस्ट का स्थान कहाँ होता है? अधिकतर जातियों में बीच में होता है यानी इंटरकैलरी होता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे नोस्टोलिंकिया मैंने बताया था आपको, उसमें ये टर्मिनल होती हैं और उसमें एक ही पोलर नोड्यूल होता है, वो भी बाहर की ओर, नॉट अंदर की ओर। ठीक है, और इसके अंदर जो सामान्य कोशिकाएं हैं इसमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल भोजन के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। भोजन कणों के अलावा अगर कोशिका की बात की जाए तो इस गोलाकार कोशिका के 2 भाग होते हैं। सेंटर वाले भाग को हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, परिधि वाले भाग को हम कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। जो क्रोमोप्लाज्म है उसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, और उसके साथ फाइकोबिलिसोम में साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल तो होते ही हैं, उसके साथ साथ जो फाइकोबिलिन्स है उनके अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं? सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, जो सेंटर वाला है उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो कि एक नग्न डीएनए होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम इसके अंदर नोस्टॉक कॉलोनी। जनन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोन, इकाइनीट, हेटेरोसिस्ट, एंडोस्पोर द्वारा होता है। एंडोस्पोर के बारे में जानकारी ब्रॉन्ज एंड स्पार्ट ने दी थी 1911 में। नोस्टॉक कम्युनी और माइक्रोस्कोपिकम जैसी कुछ जातियों में इसके द्वारा जनन होता है। और ये आगे है हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी जनन होता पाया गया है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई क्लास। थैंक यू।